एक लड़की अपनी सहेली से कहती है कि एक लड़का तुम्हारा काफी दिन से पीछा कर रहा है, तुमसे बातचीत करना चाहता है, एक बार बात कर लो। लड़की इग्नोर कर देती है। लगभग 2-2.5 महीने का समय बीत जाता है। वही लड़की फिर से अपील करती है, कहती है कि एक बार बात कर लो। तो उसकी सहेली कहती है कि मैं प्यार व्यार तो जानती नहीं है, प्यार व्यार क्या होता है, लेकिन लड़के से एक बात जरूर पूछना, अगर जूते खाने हैं तो मैं बात जरूर कर लूंगी। तो लड़का कहता है हाँ ठीक है, जूते खाने के लिए ही सही, मैं बात करना चाहता हूँ। वो बचपन से उस लड़की का पीछा कर रहा था, उससे बातचीत करना चाहता था। पहली बार बातचीत होती है और पहली बार बातचीत के बाद फिर बातचीत का सिलसिला यूं चलता है कि इन दोनों के बीच सचमुच प्यार हो जाता है। प्यार की कहानी की शुरुआत बहुत ही शानदार होती है, अंत बहुत दुखद होता है। ऐसा दुखद कि उस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज इस प्यार की चर्चा है। सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इस प्यार की चर्चा नहीं हो रही है। मगर इस लड़की की छोटी सी गलती की वजह से इस लड़के की जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है अररिया, और इसी जिले का एक थाना लगता है रानीगंज। यहां पर खरसाही पंचायत का गांव है बढ़वा। बात कर रहा हूं 5 जुलाई 2022 की रात लगभग 8-9 बजे के आसपास। इस गांव की एक महिला है जिसका नाम है रूबी देवी। वो एक लड़के को, जो कि अपनी ननिहाल में आया हुआ है इसी बढ़वा गांव में, वैसे वो लड़का भरगामा का एक रहड़िया गांव है वहां का रहने वाला है, छोटू यादव। वो रूबी देवी फोन करके कहती है कि अरे छोटू, अगर तुम हमारी ननद से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो क्या तुम घर आ सकते हो उससे मिलने के लिए। तो छोटू खुश हो जाता है। छोटू की कभी कभार उस रूबी देवी से बातचीत हो जाया करती थी। वो सीधा कुछ घंटे बाद यानी कि 12-1 बज जाते हैं उसको इस घर में पहुंचने में, और वो आ जाता है। और जैसे ही आता है, ये रूबी देवी उसको एक कमरे में बंद कर देती है, बाहर से कुंडा लगा देती है। कहती है कि तुम यहीं इंतजार करो और मैं अभी अपनी ननद यानी कि आरती यादव को बुला के लेके आती हूँ। अब वो इंतजार कर रहा है कमरे में अंदर बैठा हुआ। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही शांति छाई हुई है, ऐसी शांति जैसे तूफान के पहले की शांति होती है। जो आरती यादव है उसका एग्जाम चल रहे हैं, और आरती यादव ने अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए रात के 2:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। रात के 2:30 जैसे बजते हैं और 2:30 बजने के बाद वो अलार्म बजता है और ये लड़की जाग जाती है और आंखें मलती हुई अपने कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद सीधा टॉयलेट की तरफ जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि जो दूसरा कमरा है उसकी लाइट जली हुई है और विंडो के पीछे कोई लड़का दिखाई दे रहा है। वो लड़का कोई और नहीं था, उसी का प्रेमी, जिस पर वो जान छिड़कती है, जिसको इतना प्यार करती है अपनी जान से ज़्यादा। ये वही लड़का है जिस लड़के को इसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि बात करोगे तो जूते खाओगे। लेकिन बात जूतों की बात से शुरू होती है और दोनों के बीच में इस कदर प्यार होता है कि एक साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। ना तो लड़के ने कभी अपने माँ बाप से ये बात कही कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और ना ही लड़की ने कभी ये बात कही कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मगर इसकी भाभी जानती थी, रूबी देवी, और रूबी देवी ने आज प्लानिंग के तहत इस लड़के को अपने घर पे बुला लिया। और जैसे ही उस आरती यादव ने अपने प्रेमी को उस कमरे के अंदर बंद देखा तो उसकी आंखें अभी तक तो मली हुई थी, नींद में थी, लेकिन अचानक से उसकी आंखें बहुत तेजी के साथ खुलती हैं और वो जोर से हुए हाँफते उसके पास जाती है और कहती है कि छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो तुम्हारी जान को कितना खतरा है, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। छोटू कहता है नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ भी नहीं। तुम्हारी भाभी का मेरे पास फोन आया था, वो कह रही थी कि वो तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं हम दोनों की, और मैंने हाँ कर दी है शादी के लिए। बस इतना कहना था। वो लड़की यहाँ से दौड़ते हुए, भागते हुए इस लड़के की ननसाल यानी कि जो इसी के गाँव में है उसके मामा के पास जाती है। रात के लगभग 2:30 बजे अपने उस लड़के, अपने प्रेमी के मामा का दरवाज़ा खटखटाती है। जोर जोर से आवाज़ लगाती है, मामा जी जल्दी से बाहर निकलो, छोटू की जान को खतरा है। मामा काफ़ी आवाज़ के बाद घर से निकलता तो है, लेकिन पूरी अधकजरी नींद थी, नींद में वो डूबा हुआ था। वो कहता है कि परेशान मत हो, सुबह बात करेंगे, कोई खतरा उतरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही धमकाने के लिए या डराने के लिए उसको कमरे में बंद कर दिया होगा। लेकिन आरती को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आरती बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मामा जी उसको बचा लो, वो मार डालेंगे। इससे पहले कि वो घर आती, ये लोग, जिसमें क्या इस आरती के पिताजी हैं धीरेन्द्र यादव, भाभी रूबी देवी, भाई रविकांत यादव, बहनोई पवन यादव मधुबन जानकी नगर पूर्णिया का रहने वाला, जो कि इस कमरे में जाते हैं। और उस कमरे में जाने के बाद जो पवन यादव है सबसे पहले एक सवाल करता है, क्यों छोटू, तुम्हारी साली से प्यार करते हो, शादी करना चाहोगे? तो छोटू मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए, नज़र झुकाते हुए कहता है कि हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। बस इतना कहना था, और उसके बाद ये सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको लाठी डंडों से बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, पीट रहे थे। जब ये दौड़ते हुए घर में आती है, चीखों की आवाज़ सुनने के बाद आरती आखिर बचाने की अपील करती है। तभी आरती को पकड़ा जाता है और दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है।
इधर आरती चिल्ला रही है उसे बचाने के लिए, और वो चिल्ला रहा है अपने बचने के लिए, अपील कर रहा है, लेकिन वो लगातार उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लगभग 2:45 से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो आरती अंदर ही चिल्लाती रहती है, लोगों से अपील करती है, और इससे चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें अब पूरे गांव में लगभग फैल चुकी थी। लेकिन मामा अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। 4:30 बज जाते हैं। 4:30 बजे जब यहाँ भीड़ जमा होती है और उसे पीट रहे थे, तभी इस भीड़ में से कोई व्यक्ति उसको एक मोबाइल देता है, यानी कि आरती के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। आरती सबसे पहले फ़ोन करती है इस लड़के के पिता यानी कि उमेश यादव को, और उसके बेटे जो दूसरा बेटा है, छोटू यादव का दूसरा भाई है, उसको फ़ोन करती है और कहती है कि जल्दी से घर पे आ जाओ, ये लोग उसको मार देंगे, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है वो मार रहे हैं। और वो चीख रहा है, बचने की अपील कर रहा है। देखो चीखने की आवाज़ें में मोबाइल में आ रही होंगी। तो उमेश यादव ने भी बचकानी हरकत करते हुए दौड़ता हुआ अकेला ही यहाँ पे आ जाता है, और अकेला आता है। अकेला आने के बाद वो उनसे अपील करता है, उसकी आंखों के सामने अपने बेटे को पिट रहा है, देख रहा है। उसका बेटा खून से लथपथ लहूलुहान हो जाता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस हिस्से पर डंडों से, लाठी से, जूतों से, लातों से, थप्पड़ से मारा नहीं गया था, पीटा नहीं गया था। और वो लोग उसके हाथों के एक एक नखून को उखाड़ रहे थे और वो चीख रहा था, ऐसे जैसे पुलिस किसी को 3rd डिग्री देती है। यहाँ जब उनकी हसरत पूरी हो जाती है और वो लड़का पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, उसकी चीखने की आवाज़ें भी आनी बंद हो जाती हैं। इसी बीच में जब उसे पीट रहे थे तो पानी की भी अपील कर रहा था, लेकिन पिता करता तो क्या करता, अंदर से दरवाज़ा बंद था और वो अंदर लोग उसे पीट रहे थे। दरवाज़ा खुलता है, वो चले जाते हैं और उसे दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसी बीच में गाँव से कुछ लोग आते हैं, यानी कि भरगामा जो गाँव है, रहड़िया गाँव, जो कि इस छोटू का मूल गाँव है, जो कि ये अपनी नंसाल में था। नंसाल से ही उसकी जो प्रेमिका है उसकी भाभी ने धोखे से बुला लिया था। ये कमरे के अंदर होता है, और कमरे के अंदर होने के बाद दरवाज़ा खुलता नहीं है। तब गांव के कई लोग इसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और तोड़ देते हैं। उधर जब इसे पीट पाट के चले जाते हैं, थक जाते हैं, तब सीधा पहुंचते हैं आरती के पास। अपने इसके पिता धीरेन्द्र, रविकांत की आवाज़ें भी आनी बंद हो जाती हैं। इसी बीच में जब उसे पीट रहे थे तो पानी की भी अपील कर रहा था, लेकिन पिता करता तो क्या करता, अंदर से दरवाज़ा बंद था और वो अंदर लोग उसे पीट रहे थे। दरवाज़ा खुलता है, वो चले जाते हैं और उसे दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसी बीच में गांव से कुछ लोग आते हैं, यानी कि भरगामा जो गांव है, रहड़िया गांव, जो कि इस छोटू का मूल गांव है, क्योंकि ये अपनी नंसाल में था। नंसाल से ही उसकी जो प्रेमिका है उसकी भाभी ने धोखे से बुला लिया था। ये कमरे के अंदर होता है, और कमरे के अंदर होने के बाद दरवाज़ा खुलता नहीं है। तब गाँव के कई लोग इसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और तोड़ देते हैं। उधर जब इसे पीट पाट के चले जाते हैं, थक जाते हैं, तब सीधा पहुँचते हैं आरती के पास। अपने इसके पिता धीरेन्द्र, रविकांत, पवन यादव, उसकी भाभी, और जो भी 1-2 साथी और थे उनके। और आरती से पूछते हैं कि आरती, क्या तुम छोटू से शादी करना चाहोगी? यानी कि इतनी ज़्यादा मारपीट सब कुछ करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर आरती से पूछा जाता है कि आरती, क्या तुम शादी करोगी? तो आरती कहती है कि हाँ, मैं छोटू से शादी करूंगी। आज तक नहीं कहा था, पहली बार उसने कहा। और जब पहली बार वो ऐसा बोलती है, जैसे क्या अभी वो छोटू यादव को मार रहे थे, ठीक उसी तर्ज पर, उसी के जैसे उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग पहले दरवाज़ा तोड़कर उससे छोटू यादव को बचाते हैं और फिर उसके बाद फिर आरती को बचाते हैं। लेकिन पता चलता है कि तब तक उसको करंट लगाकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया था। वो मर चुका था। हालांकि तसल्ली के लिए उसे अररिया के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और मृत घोषित करने के बाद वो मर जाता है। लगभग सुबह के 7 बजे के आसपास आरती को मालूम होता है कि अब उसका छोटू इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। पुलिस आती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पोस्टमार्टम से भी यही खुलासा होता है कि उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। चाहे उसका शरीर का कोई सा भी अंग हो, उसे बहुत ज़्यादा मारा, क्योंकि वो पूरा नीला हो चुका है, पूरा शरीर उसमें नील पड़ चुके थे। लेकिन किसी भी शख्स की एक बात पर ध्यान नहीं गई। कम से कम इस आरती को 1-2 नहीं, काफ़ी 2 से ढाई घंटे मिल जाते हैं। और इस 2 से ढाई घंटे में वो अपने यानी कि उस लड़के के मामा के घर तो दौड़कर जा रही थी, कि मामा से अपील कर रही थी कि मामा उससे बचा लो। वो दौड़कर किसी से मोबाइल की अपील करती है, लेकिन उसने एक बार भी पुलिस को फ़ोन करने की जहमत नहीं उठाई। काश उसने फ़ोन किया होता। भले ही चाहे यहाँ से रानीगंज थाने की दूरी हो, चाहे वो अररिया की दूरी हो, मगर पुलिस सूचना मिलते ही कहते हैं कि जैसे कंट्रोल रूम को फ़ोन किया जाता है, तो पुलिस 5 मिनट में पहुँचने का दावा करती है। और 5 मिनट में ही पहुँचने का दावा जो कर रही थी, इस आरती का मोबाइल फ़ोन भी उस वक्त तक था जब वो मामा के घर पे थी। तो शायद अगर मामा के घर तक वो फ़ोन करके कह देती, क्योंकि जैसे वो घर पे पहुँचती है वापस, तब उसका मोबाइल छीना गया था। अगर इस बीच में वो फ़ोन करके पुलिस को बुलाती, कहते कि उसके जो प्रेमी हैं छोटू यादव, उसको मारा जा रहा है, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से
अंदेशा हो चुका था कि छोटू आज बचने वाला नहीं है। बचने वाली तो वो खुद भी नहीं थी, क्योंकि जब उसे मार रहे थे तब कुछ लोगों ने उसको बचा लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और रविकांत यादव यानी कि भाई, पिता धीरेन्द्र यादव, इनको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के जो भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार करने की बात चल रही है। और जैसे ही ये घटना, ये खबर अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर वायरल होती है, चारों तरफ फैलती है, तब लोगों को पता चलता है कि बिहार में प्यार का क्या खौफनाक अंत होता है। ऐसा खौफनाक अंत शायद किसी ने सुना नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं होगा। आरती ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन आरती ने अपने कानों से एक एक चीख को सुना था, जो छोटू यादव आखिर में अपनी चीखों को बोल रहा था। बचपन से ही आरती को वो देखता था, क्योंकि वो अपनी ननसाल में नानी के घर पे आता था और उससे प्यार करता था। और एक दिन उसने उसकी सहेली से जब स्कूल जा रही थी तब उसने अपील की थी कि एक बार मेरी बात करा दो। और ये ऐसी बोल्ड लड़की रही है आरती यादव, जिसके बारे में पूरे गांव में एक बार चर्चा है कि ये लड़की किसी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली थी ही नहीं। न जाने क्यों उस लड़के के प्यार के चक्कर में आ जाती है और उसके प्यार की मीठी मीठी बातों में आकर उसको प्यार कर बैठती है। पहले वो लड़कों के खिलाफ होती थी, यही कारण था कि छोटू यादव को जूते से पीटने की बात करती है। लेकिन जब उसके प्रेमी की हत्या हो जाती है तब वो अपने ही माँ बाप के, अपने ही परिवार के, अपने ही बहनोई के खिलाफ खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि जब तक मैं इस हत्या का बदला नहीं ले लूँगी तब तक अन्न पानी जो भी है उसको त्याग देना है। और त्याग दिया उसने। जब त्यागती है तो उसके बाद ये 8 जुलाई तक ये कुछ भी नहीं खाती और इसकी तबीयत कुछ इस तरह ख़राब होती है कि इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल भी कोई और नहीं लाता बल्कि छोटू के पिता उमेश यादव उसको भर्ती कराते हैं। अररिया में भर्ती कराते हैं, हालत गंभीर होती है। फिर उसके बाद पूर्णिया में भर्ती कराया जाता है। पूर्णिया में लगभग 4-5 दिन ये हॉस्पिटल में रहती है और किसी ने फ़ोटो खींचकर इसका सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ये कहते हुए कि अब आरती मर चुकी है, बची नहीं है। लेकिन लोग भी पता नहीं कैसी कैसी अफवाह फैला देते हैं। फिलहाल डॉक्टरों की मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद और उन लड़के वालों की मेहनत के बाद आरती आज बिल्कुल सकुशल है, ठीक है। लेकिन वो अपने माँ के घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। वो कहती है अगर मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार अगर मुझे प्यार करते, मेरी भाभी अगर मुझे प्यार करती तो मेरा छोटू मेरे साथ होता, हम दोनों की शादी करा देते। एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं, तो इसमें किस बात का अड़ंगा है। लड़की भी समझदार, लड़का भी समझदार था, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। उसने कसम खाई है कि वो जिंदा रहेगी और अपने प्रेमी के घर पर रहेगी, यानी कि उमेश यादव के घर पर रहेगी। फिलहाल वो उमेश यादव के घर पर है और वो इंतज़ार में है कि इन आरोपियों को, जिसने इसके प्रेमी को मारा है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाकर उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहती है। हम भी अपील करेंगे सरकार से, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो कोर्ट हो, सभी से अपील करेंगे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर जितने भी दोषी हैं, किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो इधर उधर फ़ोन करने से पहले आप पुलिस को फ़ोन कीजिए। कम से कम पुलिस अगर पहुंचेगी तो लोगों में डर बैठेगा। ऐसी घटना को अंजाम देने से लोग बचेंगे भी और यहाँ भी छोटू की जान बचाई जा सकती थी अगर आरती ने समझदारी से काम लिया होता तो। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।